गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। गाइस कुछ बच्चों ने मैंने देखा कि सर एक्सरसाइज करवा दो, तो एक्सरसाइज हम सबका करवाएंगे। बस आपको क्या करना है, अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखाना है और जितने टीचर्स हैं सबके नीचे दबा के कमेंट करो, उनके वीडियोस को शेयर करो। जितना शेयर करोगे ना मैं उनको बोल पाऊंगा कि यार एक्सरसाइज भी करवा दो। गाइस सब चीज आप पे डिपेंड करता है। हर ग्रुप में शेयर कर दो, उनको बोला यार कि अगर सर हमारे लिए पूरा एक्सरसाइज करवाएंगे तो सर को इतना सपोर्ट कर सकते हैं। सर के नीचे कमेंट करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं। हर क्लास में आपके जो रिलेटिव्स होंगे उन तक बताओ कि 6 स्टैंडर्ड से 12 स्टैंडर्ड के सभी वीडियो इस प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। तो गाइस अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखाओ, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको सब चीज यहाँ मिलेगा। गाइस जो अगर हम यूनिट एंड मेजरमेंट में देखते हैं, फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके अंदर सभी एमसीक्यूज दिए हुए हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं। अब पहला एमसीक्यूज जो दिया हुआ है गाइस, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि L⁻⁴ M⁻⁴ T⁻⁻² is the dimensional formula for velocity, acceleration, force and work। अगर आप इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 या 4, आई थिंक इसी में से लेक्चर नंबर 4 होगा, उसमें अगर आप जाके देखोगे तो मैंने डायमेंशन प्रॉपर तरीके से बताया किस तरह से डायमेंशन फाइंड किया जाता है। उसमें जब आप जाके देखोगे तो मैंने ये भी सॉल्व करवाया है कि L⁻⁴ M⁻⁴ T⁻⁻² ये किसका डायमेंशन है, तो ये फोर्स का डायमेंशन। ओके, अब गाइस जो सेकंड क्वेश्चन है, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज 1%। द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात की है, और उसके अंदर जो एरर आया हुआ है वो 1% है। वो कितना है, 1%। पर हमें टोटल एरिया के अंदर कितना एरर होगा ये मुझे फाइंड करना है। गाइस जैसे आप सभी को पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, अब गाइस अगर मुझे आप सभी को पता है कि एरर के लिए किस तरह से हम लिखते हैं, अगर एरिया को लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा ए मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन एरर। ओके, सेम गाइस मीन एब्सोल्यूट लेंथ टू मीन लेंथ। देन ये मल्टीप्लाई की जगह क्या होगा, प्लस होगा, हम ये सभी को ऐड कर रहे हैं। देन डेल्टा बी मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन एरर। ओके, अब गाइस लेंथ यहां दिया हुआ है, साइड आपको पता है जितना लेंथ हो, आपको ये पता है ये वाली चीजें। यहां क्या लिखा हुआ, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज 1%। जितने साइड्स है उन सभी में एरर कितना, 1%। और एक लेंथ होता है, एक ब्रेथ होता है, दोनों चीजें होती है। गाइस दोनों में कितने कितने परसेंट का एरर है, 1%। इसमें भी 1% का है, इसमें भी 1% का है। तो 1% कितना हो गया, 2%। तो इसलिए हमारा आंसर कितना हो गया, सेकंड। आपको ये सॉल्व करना ही नहीं है, आपको तो डायरेक्ट ऐसे टिक करना है। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, दस का डायमेंशन ऑफ अ काइनेटिक एनर्जी आर द सेम एज दैट ऑफ, किसका डायमेंशन मतलब काइनेटिक एनर्जी के जैसा किसका डायमेंशन होता है। देखो गाइस एनर्जी ही मतलब वर्क होता है, वर्क तभी होगा जब एनर्जी होगा। तो मतलब कहने का मतलब एनर्जी एंड वर्क दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन किसके जैसा होगा, वर्क के जैसा। तो इसका ऑप्शन क्या है, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल मतलब मैंने बताया था कि जो अपने मेजरमेंट के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होते, जैसे लेंथ का मीटर होता है, तो मीटर खुद का ये फंडामेंटल यूनिट्स है। ओके, मास बोलूं तो आप बोलोगे केजी, लुमिनस इंटेंसिटी बोलोगे तो कैंडेला। तो ये सभी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इसमें से अगर पूरा कोई डिपेंडेंट दिख रहा है ना, वोल्ट दिख रहा है। क्या दिख रहा है, वोल्ट। और वोल्ट की अगर मैं बात करूं कैसे डिपेंडेंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, वर्क पर यूनिट चार्ज। और वर्क का जो यूनिट होता है वो होता है जूल, एंड चार्ज का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम। तो गाइस ये जूल पर कूलम ये किसी और पे कोई और फंडामेंटल यूनिट से जो किसी और पे डिपेंडेंट है। वोल्ट मतलब वोल्ट खुद को डिफाइन करने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट है, जूल पर कूलम। इसीलिए ये वाला जो है हमारा फंडामेंटल यूनिट्स नहीं है, वोल्ट। अब चलते आगे। Star A is further than star B. Which star will have a large parallax angle? Star A is further than star B. B से पहले स्टार A है, तो which star will have a large parallax angle? तो आप सभी को पता है। अब मान लो स्टार A को मैं यहां ले लेता हूं, स्टार B को यहां ले लेता हूं। अब पैरालैक्स एंगल अर्थ पे मैंने दो पॉइंट ले लिया, मतलब दो प्लेस ले लिया। कुछ भी नाम दे देता हूं, ऐसे P1 P2 आपको बना के दिखाता हूं किसका एंगल बड़ा है। अब ये वाला स्टार मेरा ए है। यहां से अगर मैं लाइन ज्वाइन करता हूं सिंपल सा, ओके, अब इसका एंगल हम देखेंगे। अब ये दूसरा वाला बी है, और सेम पॉइंट से अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूं, आप सभी को दिख रहा है कि ये वाला एंगल क्या है, बड़ा है किसके कंपैरिजन में, ऊपर है। तो एंगल बी
किसके कंपैरिजन में ज्यादा है? एंगल ए के कंपैरिजन में। तो पैरेलैक्स एंगल किसका ज्यादा रहेगा? पैरेलैक्स एंगल बी वाले का ज्यादा रहेगा। तो विच स्टार विल हैव अ लार्ज पैरेलैक्स एंगल? बी। आपको दिख रहा है, मैंने बना के दिखा दिया कि बी का जो पैरेलैक्स एंगल रहेगा वो क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। अब चलते हैं गाइस सेकंड क्वेश्चन की तरफ। What are the dimension of the quantity L square root of L by G, L being the length and G acceleration due to gravity? So guys, हमें इसका डायमेंशन फाइंड करना है। किस तरह से फाइंड करेंगे यार? बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। L और क्या लिखा हुआ है? L by G। क्या बोलते हो ओमकार सर? यस सर। ओके। सो गाइज अगर हम इस तरह से, चलो मैं सबसे पहले अंदर का फाइंड कर लेता हूँ, या इसका डायमेंशन अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं इसका डायमेंशन ऑनली लूंगा तो इसके अंदर L1 आ जाएगा, ये बाहर वाले में। अगर मैं स्क्वायर रूट के अंदर का लेंथ निकालता हूं तो ये भी L है, तो इसका भी L रेस टू ओनली 1 होगा, और बाकी कोई क्वांटिटी तो है ही नहीं। देन नीचे वाले की अगर मैं बात करूं तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मतलब इसके अंदर लेंथ एंड टाइम ये दोनों है। तो L रेस टू 1 एंड हमारा m तो 0 है, t पर रेस टू मीटर पर सेकेंड है, इसलिए ये आ जाएगा -2। ओके, इस तरह से ये चीजें मैंने इसकी क्वांटिटी लिख दी, ध्यान दे दो। एक्सेलरेशन का लिखा है L रेस टू 1, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसलिए t रेस टू -2 लिखा। अब गाइस L रेस टू 1, अगर मैं, नहीं पहले मैं इसको पहले कॉमन एक साथ कर लेता, फिर स्क्वायर रूट हटाता हूं मैं। अब देखो L ये दोनों क्या है? आप सभी को पता है कि दोनों क्या है। अब अगर हम चेक करते हैं तो ये L भी बेस है, ये भी L बेस है। जब दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाते हैं? डिवाइड के टाइम पावर माइनस हो जाते हैं। तो अगर हम इस दोनों को माइनस करें 1 - 1, तो ये क्या हो गया? 0 ही हो गया ना। अगर मैं इसको ऊपर लेता हूँ, ये t वाले को ऊपर लेता हूँ, ये -2 में है, ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो देखो गाइस मैंने कॉमन ले लिया, एकदम कॉमन ले लिया। तो यहां अभी तक हमारा क्या बचा? एक बार ध्यान दो, L रेस टू 1। ओके, अब मैं, अगर मुझे ये स्क्वायर रूट हटाना है, अब L रेस टू 0 है ना, तो उसको लिखने की जरूरत है ही नहीं, तो मैं बस इसको किसको लिखता हूँ? t रेस टू 2 को। अब बोलेगा सर स्क्वायर रूट कहाँ गया? जब भी मुझे स्क्वायर रूट हटाना रहता है तो मैं क्या लिख देता हूँ? 1/2। क्या लिखूंगा? 1/2। ध्यान दो एकदम अच्छे से। अब मैं अगर 1/2 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आपको इंडाइसिस का रूल पता है, a रेस टू m रेस टू n, तो ये दोनों क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 2 × 1/2, तो क्या हो जाएगा? 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा? L रेस टू 1 एंड t रेस टू 1। सो गाइस ये देखो, इसका डायमेंशन क्या है? L रेस टू 1 एंड t रेस टू 1। एकदम फोकस लगा लो, एकदम दिमाग फोकस होना चाहिए सबका। देखो एकदम प्यार से मैंने लिखा, ये लेंथ का लिखा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का लेंथ मीटर पर सेकेंड, इसलिए t रेस टू -2 लिखा। फिर मैंने इसको एक साथ लिया, ये देखो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि नीचे दिया था, तो ये जब ऊपर जाएगा तो आपको पता है जब बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाता है, और ये माइनस t रेस टू -2 जो ऊपर गया तो प्लस हो गया। इसके बाद जब मैंने ये स्क्वायर रूट को हटाया, तो स्क्वायर रूट को हटाने के बाद वो क्या हो गया? 1/2 हो गया। फिर 1/2 को जब मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, क्योंकि स्क्वायर रूट यहाँ दिया था, तो स्क्वायर रूट को जब मैंने हटाया तो वहां क्या लिख दिया? 1/2। 1/2 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 कैंसिल हो गया, ओनली कितना बचा? 1। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया L रेस टू 1 t रेस टू 1। सो गाइस अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन। सो गाइस अब इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर लेक्चर नंबर 7 के अंदर आप जाके देखोगे तो ये सभी का डेफिनेशन मिल जाएगा। लेक्चर नंबर 7 में ऑलरेडी मैंने इसको सभी को डिफाइन किया है। इसके बाद लेक्चर नंबर 9 में आपको सिग्निफिकेंट फिगर मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब गाइस अगर ये देखोगे a प्लस माइनस डेल्टा ए, b प्लस माइनस डेल्टा बी, ऐसे दो क्वांटिटी दी हुई है जिसके अंदर प्लस माइनस डेल्टा ये एरर है, और प्लस माइनस डेल्टा बी ए बी एरर है। मतलब इसको मीन वैल्यू बोला जाता है, इसको मीन एब्सोल्यूट एरर। ये भी मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर। सो देखो यहाँ लिखा हुआ डेल्टा ए एंड डेल्टा बी बीइंग द मीन एब्सोल्यूट एरर, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द a प्लस माइनस बी। इसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना होगा वो मुझे फाइंड करना है। और इसके साथ ही गाइस शो दैट जेड, इफ जेड ए अपॉन बी, अगर जेड ए अपॉन बी मतलब टोटल क्वांटिटी जो दो फिजिकल क्वांटिटी दी है ए और बी, अगर दोनों का रिजल्टेंट जेड है इस तरह से, तो हमें ये प्रूफ करके देना, मतलब हमारा फाइनल रिजल्ट इस तरह से आना चाहिए। बिल्कुल टेंशन मतलब अभी सॉल्व करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसके अंदर दो दो पार्ट दिया हुआ है। पहला पार्ट हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालना है इसके थ्रू, बाद में इसके थ्रू ये फाइंड करना है। तो चलो सबसे पहला पार्ट पहले फाइंड करते हैं। सबसे पहले अब मान लो दो क्वांटिटी, एक ए दूसरी बी,
दोनों को हमने प्लस किया और उसका रिजल्टेंट क्या आ गया, जेड। दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में मैंने पढ़ाया हुआ है। इसके बाद हो सकता है पहले वाले फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जो एरर है उसको हमने ले लिया प्लस माइनस डेल्टा ए। देन दूसरे वाली जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके अंदर जो एरर लिया वो प्लस माइनस डेल्टा बी। अब अगर ए और बी दोनों में एरर है तो रिजल्टेंट के अंदर भी एरर होगा, इसलिए जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ओके, ये ले लिया। अब गाइस हम क्या करेंगे, ये जो मीन वैल्यू था दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, ए प्लस बी। और जो ये मीन एब्सोल्यूट एरर था उसको भी दोनों को साथ में लिख लेते हैं, प्लस माइनस डेल्टा ए। ये देखो प्लस माइनस डेल्टा ए, फिर प्लस माइनस डेल्टा बी लिख दिया। ओके, और यहाँ है हमारा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। अब गाइस ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, जेड है, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अब यहां भी जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। दोनों साइड से जेड जेड की कहानी खत्म हो गई, यहां बचा देखो दो, इधर भी जेड था इधर भी जेड था, दोनों साइड से जेड की कहानी खत्म हो गई। यहां बचा प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि इसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबल एरर पॉसिबिलिटी कितनी है जिसके अंदर पॉसिबल एरर ज्यादा हो। सो इसके थ्रू कैसे कंडीशन है, देखो प्लस 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 मतलब दोनों साइड एरर इंक्रीज हो रहा है, माइनस मतलब दोनों फिजिकल क्वांटिटी के अंदर एरर क्या हो रहा है, एरर जो है एरर कम है मतलब। ओके, सो अब देखो एरर रिड्यूस हो रहा है। अब ये हम देखते हैं प्लस डेल्टा ए, दोनों प्लस हो सकता है, इसमें भी इंक्रीज हो रहा है उसमें भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब लेंथ इंक्रीज हो गया है। पहले 10 था, एक्चुअल लेंथ 10 है, 10.1 हो गया। हो सकता है एक्चुअल लेंथ 10 होगा और वो 10 से कम हो गया हो, तो वहां माइनस साइन दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो दोनों हमने प्लस ले लिया। देन सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, एक पहला वाला माइनस है दूसरा वाला प्लस। एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पहला वाला प्लस हो जाए, पहला वाला इंक्रीज हो जाए और दूसरा वाला रिड्यूस हो जाए। या तो हो सकता है दोनों का जो है दोनों में एरर दिखाई दे और रिड्यूस फॉर्म में दिखाई दे, ए एन माइनस बी। बट गाइस सबसे ज्यादा एरर किसके अंदर दिखेगा, ये वाले के अंदर। ये देखो प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर किस इन ए प्लस माइनस बी के अंदर, उसका आंसर क्या है, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। सो गाइस ये इस तरह का इसका आंसर है। अब इसके अंदर सेकेंड जो स्टेप हमें फाइंड करना है, अगला वाला जो फाइंड करना है अगला वाला ये है, जेड इक्वल ए अपॉन बी, जेड इक्वल ए अपॉन बी। अगर मैं इसको फाइंड करूं तो कैसे होगा, सबसे पहले इस तरह मैं लिखता हूं, ए ये एक फिजिकल क्वांटिटी दी है, बी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी दी है। तो अगर ए पहले वाले में एरर प्लस माइनस डेल्टा ए एंड दूसरे वाले में एरर बी प्लस माइनस डेल्टा बी, अगर ये दोनों में एरर है तो इनडायरेक्टली इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा, जिसको हम इस तरह से लिखेंगे जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ओके, सो गाइज अब क्या होगा, ऊपर से ए हम कॉमन निकालते हैं, तो ए अंदर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ दोनों में से ए कॉमन निकाल रहे हैं, तो यहाँ जैसे हमने ए कॉमन निकाला तो यहाँ बचा 1, क्योंकि 1 कॉमन निकाला है ना, तो यहाँ कुछ नहीं, वहाँ 1 आ गया, प्लस माइनस। और यहाँ क्या हो जाएगा, कहने का मतलब हमने दोनों साइड क्या, ए को हम डिवाइड करेंगे, ए हमने कॉमन निकाला है ना, ए जैसे कॉमन निकाला तो यहाँ 1 हो गया। और यहाँ क्या हो गया, डेल्टा ए अपॉन ए, क्योंकि यहाँ ए था ही नहीं ना। सेम चीज गाइस दूसरे साइड, दोनों में से बी कॉमन निकाला, बी कॉमन निकाला तो यहाँ बी ऑलरेडी है, तो बी भी यहाँ ऑलरेडी क्या हो जाएगा 1, बी दोनों में से कॉमन निकाला, प्लस माइनस, यहाँ बी है नहीं तो यहाँ बी नीचे डिवाइड हो जाएगा। ओके, अभी क्या हो जाएगा ये, अगर मैं इसको करूँ तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ओके, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं गाइस, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड ए अपॉन बी, पहला वाला जो था 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। और ये देखो ये डिवाइड में था, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ जो पावर होगा वो माइनस हो जाएगा, इसलिए कैसा हो जाएगा ये ऐसे हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
ओके, इसका पावर क्या हो जाएगा माइनस, ध्यान से देखो ए अपॉन बी साथ में ले लिया, ये ऊपर चला गया, ए अपॉन बी हमने साथ में लिया, ये ऊपर चला गया तो प्लस जो उसका पावर पावर रेस टू 1 है पर ऊपर जाने के बाद -1 हो गया। अब गाइस जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड ए प्लस बी, ए अपॉन बी कितना है, जेड है ना, तो यहाँ भी जेड हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। ओके, अब मैं इस अगर मुझे इस -1 पावर को हटाना है तो मैं अंदर वाले साइन को उल्टा कर देता हूँ, 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ओके, सो गाइस इस तरह से यहां तक हो गया। अब आगे बहुत सिंपल सा है, पूरे इक्वेशन को डिवाइडेड बाय जेड, थ्रू आउट द इक्वेशन डिवाइड बाय जेड, पूरे इक्वेशन को जेड से डिवाइड करूंगा तो इसको जेड से डिवाइड करूंगा, जेड अपॉन जेड डिवाइड करूंगा तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस माइनस इसको डिवाइड करूंगा डेल्टा जेड अपॉन जेड बचेगा, और ये पूरा मल्टीप्लाई है तो एक बार मुझे जेड से, अगर मैं पूरे को जेड से डिवाइड करूँ, जेड जेड कैंसिल, ये जेड और जेड कैंसिल होके क्या बचेगा यहाँ बस 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ओके, ध्यान देखना। फिर इसके बाद गाइस मैं ऐसा कर सकता हूं, अच्छा ये होगा ही, देन इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये 1 को ये पूरे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई, देन डेल्टा ए को पूरे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई, तो ये कैसे हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, ध्यान दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो अब डायरेक्ट प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ओके, अब ऐसा लिख सकते हो। देन इसके बाद 1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब डेल्टा ए को इसके साथ अगर डेल्टा ए को पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। ओके, देन इसको देखो, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में प्लस माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा ए अपॉन ए प्लस, सॉरी देखो डेल्टा ए अपॉन ए को मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो ये हो जाएगा हमारा इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। ध्यान दो अच्छे से, 1 को हमने पूरे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 1 जा 1, देन 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा ए अपॉन ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यही आएगा, देन डेल्टा ए अपॉन ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई डेल्टा बी अपॉन बी। अब गाइज ये देखो, ये मीन एब्सोल्यूट एरर होता है, याद रखो, एक मीन एब्सोल्यूट एरर ऑलरेडी छोटा है पर उसके साथ एक और मीन एब्सोल्यूट एरर आए तो उसकी वैल्यू और छोटी हो जाती है, तो जो वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है उसको हम इसके अंदर क्या करते हैं, निग्लेजिबल काउंट कर लेते हैं, निग्लेजिबल काउंट कर लेते हैं, मतलब ये हमारे लिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, मुझे यहाँ रफ करके लिखना पड़ेगा, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, ध्यान दो, हमारे पास बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और ये लास्ट वाला तो कैंसिल हो गया ना, मैंने बताया ये मीन एब्सोल्यूट एरर है, इसके साथ एक मीन एब्सोल्यूट, और ये ऑलरेडी छोटा है, इसके साथ एक और छोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो ना 0.1, अगर पर इसका स्क्वायर कर दोगे तो 0.1 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा, 1 1 1, और पॉइंट के बाद 1 नंबर, पॉइंट के बाद 1 नंबर, टोटल 2 नंबर, तो 1 2, तो देखो 0.1 के कंपैरिजन में 0.1 का स्क्वायर और छोटा हो जाता है। इसी तरह अगर एक एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर दिया उसके साथ एक और एरर दिया हुआ तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर तो वैल्यू क्या हो जाती है, और छोटी हो जाती है, इसलिए हम इसको निग्लिजिबल काउंट कर लेते हैं। अब गाइस देखो दोनों साइड से 1 1 की कहानी खत्म, और हमारे पास बचेगा प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। ओके, अब इसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबल एरर प्लस वाला ही, तो इसमें प्लस लिखो या मत लिखो, डेल्टा जेड अपॉन जेड देन प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, यही हमें शो कर रहा था ना, ये देखो। अब बोलोगे सर यहाँ प्लस लगाया, लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ, आपके ऊपर है, ये देखो यहाँ हटा दिया,
प्लस का मतलब ये देखो फाइनल रिजल्ट हमने इसके थ्रू ये वाला रिजल्ट निकाल दिया, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। सो गाइस ये पूरा मैंने फिफ्थ वाला करके दिखा दिया। अब बढ़ते गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो गाइस अगला क्वेश्चन, डिराइव द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल हैविंग मास m एंड वेलोसिटी v यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। मतलब डायमेंशन एनालाइज करके, डायमेंशन एनालिसिस मैंने ये टॉपिक बताया तो उसमें 3 क्वेश्चन हमने किया था, तो इसको एनालाइज करके हमें फॉर्मूला फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी का, जो बहुत सिंपल है, टेंशन मत लो। अब ये यहाँ देखो आधा चीज तो हमें यही दे दिया है, डिराइव द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल हैविंग मास m एंड वेलोसिटी v। ओके, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड करना है जिसका मास m है एंड वेलोसिटी v है। तो हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे, अब समझ लो हमें कुछ नहीं पता है, ऐसा समझ के चलो हमें कुछ नहीं पता है, हमें फॉर्मूला आता ही नहीं काइनेटिक एनर्जी का इस तरह से। सो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एम एन वी। एम रेस टू जो भी होगा उसको एक्स ले लिया, वाई रेस टू जो भी होगा वाई, वी रेस टू जो भी होगा उसको हमने वाई ले लिया। गाइज यहाँ जो है ना, यहाँ पावर हमें मिल गया ना, हमारा काम खत्म हो जाएगा, बस पावर मिल जाए, पावर मिल गया काम खत्म। सो गाइज अब यहाँ ध्यान दो, अब हम सबके डायमेंशन का यूज करके चीजों को एनालाइज करके हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन कितना होता है, सबसे पहले ये बताओ। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन होता है, वो होता है एम रेस टू 1, एल रेस टू 2 एंड टी रेस टू -2। ये जाके देख लेना, मैंने लेक्चर नंबर आई थिंक 3 एंड 4 में मैंने डायमेंशन करवाया है। जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं इक्वल और के, मतलब प्रोपोर्शनल का साइन किससे रिप्लेस किया जाता है, इक्वल और कांस्टेंट से। तो यहाँ हो गया फिर से m रेस टू x, और अब इसका भी लिखते जाते हैं ना, m मतलब मास, तो अगर हम इसका भी लिखेंगे LMT, तो ये 0 ओनली मास 1, और इसको हमने क्या दिया, x दिया हुआ है। आगे वेलोसिटी v मतलब फिर से LMT लिख देता हूँ जैसे मैं लिखता हूँ, और इसको हमने पावर को क्या लिया, y लिया हुआ है। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो L रेस टू 1 हो गया पर सेकेंड, मतलब -t रेस टू -1, और यहाँ मास क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, अगर मैं आगे और सॉल्व करूं, m रेस टू 1 m रेस टू 1 l रेस टू 2 t रेस टू -2 के। अब ये अंदर मल्टी, ये बाकी दोनों क्वांटिटी 0 है, तो बस देखो जब पावर रेस टू पावर ये ऐसा रहेगा, a रेस टू m रेस टू n, तो ये दोनों नंबर, ये दोनों पावर क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 ज़ा x, तो यहाँ x आ गया। देन इसके बाद आगे चलते हैं, अब y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 ज़ा y हो जाएगा, ये 0 ही बचेगा, तो इसकी कहानी हमें उससे लेना देना ही नहीं है जब 0 ही बच रहा है। तो t को ऊपर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -t रेस टू -1 था ना, y के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, t रेस टू -1। बट गाइस हमें ये पावर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल सी बात। अब हम कंपैरिजन करेंगे, m का m के साथ, l का l के साथ, ओके, l का l के साथ करेंगे, और t से तो हमें चलो ले भी लेते तो भी y की वैल्यू मिल जाएगा, और t का t के साथ। तो कंपेयरिंग बाय कंपेयरिंग, ध्यान दो अच्छे से, कंपेयरिंग करके x की वैल्यू देखो, m का जो पावर है इसके पावर के साथ कंपेयरिंग करो, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया, x की वैल्यू 1 आ गई। देन दूसरा ध्यान दो, y का कंपेयरिंग y के साथ, तो y इक्वल टू कितना आ गया, ये वाला देखो, l वाला l रेस टू y था ना, तो इसका भी l रेस टू जो भी पावर होगा उसके साथ कंपेयर करो, तो यहाँ 2 आ गया। अब t के पावर का t के पावर के साथ करो, तो t रेस टू कितना है, माइनस y लिखा हुआ है, तो यहाँ t रेस टू कितना है, -2 दिया, ये भी कैंसिल, तो मतलब इसका भी y इक्वल टू 2 ही वैल्यू है। अब देखो x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, और नीचे भी हमने वही t का किया तो उसका भी y की वैल्यू 2 आ गई। अब इसके जगह हम पुट कर देंगे, इसके जगह हम पुट करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल का साइन हम जब हटाएंगे तो इक्वल और कांस्टेंट लगेगा, और कांस्टेंट ये प्रैक्टिकली हम फाइंड करते हैं जिसका आपको वैल्यू पता ही है। काइनेटिक एनर्जी का फाइनल फॉर्मूला क्या होता है, पहले कंप्लीट कर लेते हैं फिर बताते हैं। जैसे मैंने प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया, इक्वल और कांस्टेंट दोनों चीज लगा, m रेस टू x, x की वैल्यू कितनी है 1, और v की वैल्यू कितनी है, v रेस टू y है ना, तो y की वैल्यू कितनी है 2। तो इनडायरेक्टली कैसे हो गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू k मतलब कांस्टेंट, m रेस टू 1 जिसको लिखना है लिखो, नहीं लिखना है, और v रेस टू 2। ये हो गया हमारा, इसके थ्रू हमने फॉर्मूला फाइंड कर लिया। जैसे आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी
1/2 ये प्रैक्टिकली फाइंड किया जाता है गाइस, 1/2। तो 1/2 आपको फॉर्मूला पता है, इसलिए यहाँ के मतलब कांस्टेंट लिखा है, और आगे क्या होता है एम वी स्क्वायर। ये देखो ना आगे वाला है ना एम वी स्क्वायर। तो गाइस इसके थ्रू हमने एकदम सही और करेक्ट फाइंड कर लिया। सो गाइस यहां मैं खत्म करता हूं, और हम मिलेंगे आगे का जो क्वेश्चन नंबर 3 है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, सब कुछ आप पे ही डिपेंड करता है कि आप कितना पसंद करते हो, कितना शेयर करते हो। पूरा का पूरा एक्सरसाइज, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स में लेके आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय